इंदिरा ने उदास रहना छोड़ दिया। उसकी जन्मजात क्षमता, संगठन और जिम्मेदारी लेने के लिए उसे अपने तरीके से एक रास्ता मिला। नर्सरी के बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी, जिनमें उसके अपने चचेरे भाई बहन भी शामिल थे। विजयलक्ष्मी पंडित के बच्चे चंद्रलेख, नयन तारा और रीता, वह उन्होंने स्वयं को मंत्री बनाकर एक बाल समाज का गठन किया। जवाहरलाल को दिसंबर 1931 के अंत में गिरफ्तार किया गया। इंदिरा को स्कूल में उदासी और अकेलापन महसूस हो रहा था। जवाहरलाल ने 23 तारीख को अपनी बेटी को पत्र लिखा। मार्च 1932। हम में से कोई भी नहीं, कम से कम आप सभी को इसमें कोई दिलचस्पी होनी चाहिए। उदास दिखना और ऐसा लगना, कभी कभी आपको थोड़ा सा महसूस होगा अकेलापन। हम सभी ऐसा महसूस करते हैं, लेकिन हमें करना पड़ता है। हम मुस्कुराते रहो। इसके माध्यम से जब सब कुछ ठीक हो तो मुस्कुराना आसान होता है, लेकिन जब सब कुछ, क्या यह सब ठीक नहीं है? तो मेरी प्यारी, हालांकि वह अपने माता पिता को शायद ही कभी पत्र लिखती थी, जवाहरलाल का एक पत्र उसे बहुत पसंद आया। यह एक विशेष अवसर था। अत्यधिक अधिकार जताने वाली इंदिरा इन पत्रों को बहुत महत्व देती थी। वह उसे निजी संपत्ति मानती थी और अपने पिता के शब्दों को दूसरों के साथ साझा करने से कतराती थी। किसी भी जिज्ञासा के कारण वे पीछे हट जाते या दबाव पड़ने पर प्रदर्शन करते। क्रोध से भरी हुई पत्रों के प्रति उनकी रवैया स्पष्ट था। वह उन्हें संजो कर रखती थी। पिता के शब्दों से गहराई से प्रभावित होना, लेकिन तुरंत कुछ और उसके भीतर एक नियंत्रण तंत्र का काम करता था। वह किसी पर भी भरोसा करने को तैयार नहीं थी, यहाँ तक कि अपने पिता के बारे में। वह अक्सर अपने पिता की बातों की आलोचना करती थी, लेकिन केवल वही ऐसा कर सकती थी। ऐसी आलोचना करने का विशेष अधिकार, वह किसी और को ऐसा कहने की अनुमति नहीं देती थी। अपने माता पिता के खिलाफ बोलने वाली उसे परिवार का उग्र स्वभाव विरासत में मिला था, लेकिन उसके दादा और पिता में यह हिंसक रूप से भड़क उठा और फिर गायब हो गया। कुछ ही क्षणों में इंदिरा के भीतर यह भूमिगत हो गया। सतह पर वह ऐसा करेगी। वह शांत हो जाती थी, लेकिन वह शायद ही कभी भूलती थी और शायद ही कभी माफ करती थी। उसके स्वभाव में स्पष्टताएं उभरने लगी। वह कभी कभी शर्मीली हो जाती थी, कभी कभी वह पहुंच से बाहर लगती थी, दूसरी बार वह आक्रामक हो जाती थी। वह अपने पिता के उद्धारणों का प्रयोग करने से बहुत सावधान रहती थी, लेकिन अनजाने में बाद के जीवन में वह ऐसा करके उनके कई शब्दों को दोहराते हुए इंदिरा को अपने पिता पर बेहद गर्व था। शायद वह उससे अधिक स्नेह रखती थी, लेकिन अपने माँ के प्रति अधिक सुरक्षात्मक भी थी। महात्मा गांधी को पुणे के येरवदा जेल में कैद रखा गया था। इंदिरा गांधी को भी कैद किया गया था। उसे कभी कभार उससे मिलने की अनुमति थी। वह उससे बातचीत करते थे, वह भी उससे बातचीत करती थी। उससे बहस करो, विशेष स्नेह के प्रतीक के रूप में वह उसके कान खींचते थे। इंदिरा, मैं उन्हें परिवार के एक बड़े सदस्य के रूप में देखता था, जिनके पास मैं कठिनाइयों के समय जाता था और जिन समस्याओं को उन्होंने अत्यंत गंभीरता से सुना, वह इस पर निर्भर करता था कि मैं बड़ी बड़ी आंखों वाली गंभीर बच्ची थी। उससे बहस करते हुए भी वह उनके धैर्यशीलता, सूक्ष्मतम विवरणों में उनकी रुचि और जागरूकता देखकर मैं चकित रह गई, और किसी भी गलत काम से उससे जो वास्तविक पीड़ा होती थी। ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन को खंडित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया। हरिजनों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की घोषणा की। महात्मा गांधी ने गहरी आस्था रखते हुए हरिजन धर्म के अनुयायियों इस फैसले से चिंतित होकर उन्होंने विरोध में आमरण अनशन करने का फैसला किया। जाति के आधार पर विभाजित मताधिकार के विरुद्ध इंदिरा गांधी ने समर्थनात्मक कार्रवाई का समर्थन किया। स्कूल द्वारा इसकी आवश्यकता थी। उन्होंने वकील परिवार को स्थानीय बच्चे को गोद लेने के लिए राजी किया।
हरिजन कॉलोनी जहां बच्चों ने काम करना शुरू किया, 2 नन्ही हरिजन लड़कियां को उस मोहल्ले के स्कूल ने गोद लिया था। उनमें से एक लड़की वापस चली गई अपने घर। दूसरी, जिसे इंदिरा ने उर्वशी का नाम दिया, वहीं रुक गई। इंदिरा ने जिम्मेदारी संभाली, बच्ची को नहलाया, उसके बाल संवारे, उसके नाखून काटे और यह सुनिश्चित किया कि वह वर्णमाला सीखना शुरू कर दे। गांधी जी के अनशन की खबर से एक ऐसा उथल पुथल मच गया जैसा पहले शायद ही कभी हुआ हो। ऐसा देखा गया, मंदिरों को हरिजन समुदाय के लिए खोल दिया गया, बैठकें आयोजित की गई। अस्पृश्यता के खिलाफ राजनीतिक नेता जुलूसों में सबसे आगे थे। हरिजन, जो सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों पर पूजा करने आए थे, क्या बात है। यरवदा जेल में बैठा यह छोटा आदमी जादूगर है और यह कितना कुछ जानता है। लोगों के दिलों को छूने वाले तार कैसे चलाए जाए। जवाहरलाल ने लिखा, इंदिरा गांधी जी की चतुराई और समय की उनकी अचूक समझ का अवलोकन कर रहा था। उनकी अंतर्दृष्टि और आम आदमी के दिलों को समझने की उनकी क्षमता, भारत की महिलाओं को अपनी लय के साथ एक होना चाहिए, वह उसकी क्षमता को आत्मसात कर रहा था। स्वयं को तुच्छ और वैश्विक प्रतीत होने वाली चीजों से चिंतित करना। मानव उनके लिए रिश्ते बेहद महत्वपूर्ण थे। अपने पूरे जीवन भर बड़ी चुनौतियों के क्षणों में भी वह पत्राचार जारी रखते थे। अपने आश्रम के निवासियों से मिलना और उनकी छोटी मोटी निजी समस्याओं का समाधान करना। कोई पत्र नहीं, इसका कोई जवाब नहीं मिला। महात्मा गांधी के उपवास की खबर सुनकर कमला और स्वरूप रानी महात्मा गांधी के साथ रहने के लिए पुणे के लिए तुरंत प्रस्थान किया गया। गांधी जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया था। भारत सरकार पर दबाव डाला गया कि वह उसे छोड़ दे। अलग अलग निर्वाचक मंडलों का प्रस्तावना। जैसे जैसे दिन बीतते गए, डॉक्टरों की संख्या बढ़ती गई। चिंता का माहौल था। किसी को नहीं पता था कि क्या होने वाला है। तरह तरह की अफवाहें फैली हुई थी कि सरकार झुक जाएगी। रविंद्रनाथ टैगोर, जो उस समय पुणे में थे, उस समय वह अक्सर महात्मा गांधी के बिस्तर के पास रहते थे। इस उपवास ने इंदिरा पर गहरा प्रभाव डाला। नवंबर तक कमला गंभीर रूप से बीमार होकर इलाहाबाद लौट आई थी और उन्हें वह बीमारी थी जिसके कारण स्थानीय डॉक्टरों ने इसे दिल का दौरा और बेहोशी के दौरे के रूप में निदान किया। कोई भी मदद करने वाला नहीं था। उनकी सलाह पर उन्होंने डॉक्टर के अधीन इलाज करने के लिए कलकत्ता जाने का फैसला किया। विधान चंद्र ब्रॉय, एक प्रख्यात चिकित्सक और परिवार के मित्र। जवाहरलाल अपने राजनीतिक जीवन में इतने व्यस्त थे कि वे सतही तौर पर ही ध्यान दे पाए। कमला पर विशेष ध्यान दिया गया। उसकी बीमारी को आंशिक रूप से हिस्टेरियन के रूप में देखा ही जाता था और इसे गंभीर नहीं माना गया। कमला कलकत्ता में अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी, एक सरल महिला जो प्रेम से भरी हुई थी। बढ़ती रुग्णता और बीमारी से कमजोर होती प्रतिरोधक क्षमता के कारण कमला ने सहारा लिया था। उसे जीने के लिए एक सहारे की सख्त जरूरत थी। उसका स्वाभिमान और एक जन्मजात हठ धर्मिता के कारण उसके लिए अपने पति पर भरोसा करना असंभव था और उसके साथ मिलकर उन बढ़ते अंधकारों का पता लगाएं जो उसे पूरी तरह से घेर रहे थे। इंदिरा के आने से पहले ही उसने अचानक एक फैसला ले लिया और उसके साथ ही माता की अनुमति मिलने और उनके साथ ही उन्होंने रामकृष्ण आश्रम का दौरा किया। आश्रम में वरिष्ठ स्वामी शिवानंद द्वारा दीक्षा प्राप्त की गई थी। रामकृष्ण का आदेश था। जवाहरलाल को इसकी सूचना नहीं दी गई थी। कमला ने स्वामी से पूछा, स्वामी शिवानंद की युवा शिष्या अभयनंद को अपनी दीक्षा को कायम रखने के लिए। यह एक गुप्त मामला था, यह एक निजी मामला था जिसे मैं एक पवित्र खजाने की तरह सुरक्षित रखना चाहता था। मेरे दिल की सबसे अंतर्मन की गहराइयां। मार्च 1933 की शुरुआत तक कमला का स्वास्थ्य, उसकी हालत में सुधार हुआ और वह देहरादून चली गई, जहां उसने एक घर किराए पर लिया ताकि वह जब भी संभव होता जवाहरलाल से मिलने जाती थी। यही उसकी मुलाकात आनंदमाई से हुई, अपने आश्रम में मुस्कुराती हुई महिला संत। कमला के कुछ ही दोस्त थे और उनमें से एक प्रभा थी जो उनकी पत्नी थी। जयप्रकाश नारायण
जेपी के नाम से लोकप्रिय थे। एक स्वतंत्रता सेनानी और एक करीबी व्यक्ति थे। जवाहरलाल के मित्र महात्मा गांधी द्वारा ब्रह्मचर्य की शपथ दिलाई गई प्रभा ने अपना अधिकांश समय बिताया। उनके आश्रम में बिताए समय के दौरान कमला और प्रभा के बीच पत्राचार शुरू हो गया। कमला ने प्रभा को लिखा, माताजी, आनंदमाई के दर्शन शुरू हो गए। मेरी आत्मा को परम शांति प्रदान करो। यदि ईश्वर की यही इच्छा है तो मुझे मेरी मनोकामना पूरी होगी। सवाल यह है कि कोई घर कैसे छोड़े। घर में रहते हुए यह बहुत मुश्किल है। 30 मई को आनंदमाई माँ देहरादून छोड़कर चली गई। कमला को ऐसा लगा जैसे उसे छोड़ दिया गया हो। जवाहरलाल उसकी समस्याओं से अनभिज्ञ प्रतीत होते थे और उसने उन्हें सुलझाने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं किया। इंदिरा पुणे लौट आई थी और बहुत कम लिखती थी। प्रभा को लिखे एक अन्य पत्र में कमला लिखती है, इस दुनिया में तुम्हारा प्यार ही मुझे खुश रखता है, लेकिन प्यार करने से तुम्हें क्या मिलेगा। मैं आपको अपना स्नेह उसी को देना चाहिए जो बदले में आपको स्नेह दे सके, क्योंकि मैं एक हूँ पत्थर की मूर्ति, मैं बोल भी नहीं सकता। प्यार मत करो मुझे भी बहुत ज़्यादा बहन, बाद में आपको इसका पछतावा होगा। अगली गर्मियों में इंदिरा ने अपनी छुट्टियां माँ के साथ बिताई। देहरादून में रहती थी और अक्सर जेल में अपने पिता से मिलने जाती थी। कहने को बहुत कुछ था, इसीलिए बहुत कम समय था। जवाहरलाल लगातार बोलते रहते, जैसे कोई नल खुला छोड़ दिया गया हो। वह जब स्कूल लौटी तो उसके पश्चातापी पिता ने उसे पत्र लिखा, अगली बार आपको बोलना होगा और मैं सुनूंगा, और अगर मैं ज्यादा बोलने की कोशिश करूं तो मुझे रोक देना। इंदिरा की दादी स्वरूप रानी बदली हुई परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपना दबंग स्वभाव बरकरार रखा। वह कमला और इंदिरा के साथ रही। कमला की कुटिया, तनाव और परेशानियां अपरिहार्य थी। एक घटना के कारण नौकर की मौजूदगी से तनाव पैदा हुआ। इंदिरा का गुस्सा भड़क उठा और वह हंगामा हो गया। उसने जल्दबाजी में जेल में जवाहरलाल को सूचना दी। उसने इंदिरा को एक लंबा पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया मसूरी जाने के लिए। उसका पत्र आने से पहले ही वह अपनी गाड़ी लेकर चली गई थी। जवाहरलाल ने अपना निर्णय लिया और हिमालय पर्वतीय स्थल के लिए रवाना हो गए। अपने पत्र में जवाहरलाल ने लिखा, उन्होंने कहा, गुस्से में आना और परेशान होना मूर्खतापूर्ण था और दूसरों को हास्यास्पद लगता था। उत्तेजित या परेशान होना हमारी शिक्षा या साधवग में दरार कर सकते हैं। 2 प्रकार के बच्चों को समयग्रस्त बच्चे कहा गया। इस प्रकार का बिगड़ा हुआ बच्चा है जिसे घर पर हर चीज आसानी से मिल जाती है, बिना मेहमान या किसी अन्य परेशानी के अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता है। दूसरी, उपेक्षित बच्चा, जिनके साथ घर के लोग, आमतौर पर बड़े परिवार जिनमें कई बच्चे हों, जिसकी अनदेखी की जाती है और इस प्रकार उसकी ठीक से देखभाल नहीं की जा सकती। उन्होंने आगे कहा कि बिगड़ा हुआ बच्चा जब दुनिया में कदम रखता है, वह उम्मीद करता है कि हर कोई उसे की पीठ थपथपाए, क्योंकि उसे प्यार से सहलाया जाता था। अपेक्षित बच्चा लोगों से मिलने का आदी नहीं होता, इसीलिए जब वह घर जाता है, दुनिया में बाहर निकलने पर वह दूसरों से अलग रहता है और असंतुष्ट और क्रोधित महसूस करता है और वह सबको दोषी ठहराता है। जवाहरलाल अपनी ही बेटी का चित्र बना रहे थे, बिगड़ी हुई और उपेक्षित। उसमें दोनों छवियां आपस में विलीन हो गई। पुणे लौटने पर इंदिरा ने उन्हें कुछ तुकबंदी वाली कविताएं भेजी। वे बहुत अच्छी नहीं हैं, शानदार, उसने जवाब में लिखा और बदले में उसे अन्य लोगों के साथ बिशप का एक पत्र भी भेजा। ट्रिनिटी में बिताए दिनों से बर्केल के ईश्वर के साथ संवाद याद किए जाते हैं। कॉलेज कैम्ब्रिज। एक समय की बात है, एक आदमी ने कहा, भगवान, उसे यह बेहद अजीब लग रहा होगा यदि उसे पता चलता है कि यह पेड़ बना रहता है जब मैदान में कोई मौजूद ना हो। उत्तर, महोदय, आपका आश्चर्य कुछ अजीब है। मैं हमेशा क्वाड में ही रहता हूँ और इसीलिए यह पेड़ बना रहेगा जैसा कि आपके विश्वास पात्र ईश्वर ने देखा।